सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद 2 चैप्टर्स और रह जाएंगे। ये वाला चैप्टर काफ़ी लेंदी है, आई थिंक वीडियो भी लेंदी बनेगी। और इसके अंदर हम जो पीडीएफ हैं वो एक्चुअली 4 पीडीएफ हैं और चारों जो मर्ज करके वो आज आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस चैप्टर की। इसमें एक वीडियो अपलोड कर दी गई थी, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैं रिपीट करूँगी तो उससे टाइम जो होगा वो हम दोनों का ही या हम सबका ही वेस्ट होगा। तो ये आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप पोस्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे तो भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट करिएगा, आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद 2 चैप्टर रह जाएंगे। 2 चैप्टर वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, काफ़ी इजी हैं, तो वो कल की वीडियो के अंदर आ जाएंगे दोनों चैप्टर्स, ठीक है। और फिर कल 20 अप्रैल को आपका ये जो हमने जो स्टार्ट किया था एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोजी एंड आईसीटी, स्टार्ट एक्चुअली सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी से किया था, लेकिन फिर पैडागोजी एंड आईसीटी भी कराया और एजुकेशन मैनेजमेंट भी आपको करा दिया है। राजस्थान हिस्ट्री में सिर्फ आपके 2 टॉपिक्स बचे हैं, बाकी टॉपिक्स आप ज़रूर देखें। आई एम टेलिंग यू कि बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की बजाय वो जो वीडियो हैं वो कंप्लीट हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। खुद की वीडियोस की तारीफ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वो खुद 2-3 सोर्सेज को यूज़ करके बनाया है, और अगर कुछ अपडेट होगा भी तो आई विल टेल यू या वी विल इन्फॉर्म यू। सो लेट्स स्टार्ट आईसीटी एंड डिजिटल लर्निंग। जो मैंने पढ़ा दिया था वो मैं रिपीट नहीं करूँगी, आप प्लीज़ जो पहले वाली वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, अब जो नए पीडीएफ बने हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे बने हैं, है ना, वो भी आप देखेंगे। तो ये सब हमने कर लिया था। इसके अंदर अब हमें ये करने हैं, है ना, की टीचिंग टेक्निक्स मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। कि जो टीचिंग की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर पे ही आपने कुछ कंटेंट बनाया और उसको पढ़ाते हैं घर पर ही, फिर क्लास में जाके प्रैक्टिस करते हैं और डिस्कशन होता है। सो दैट इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम। कि पहले आपका क्लासरूम आपका घर है और फिर आपने जाके उसको स्कूल में रिपीट किया। सो फ्लिप्ड क्लासरूम। देन एक टेक्निक होती है डिज़ाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज़। तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती हैं, है ना, कि अगर मान लो आपके साथ ऐसा हो जाए, जैसे आजकल आरएएस का रिजल्ट आ रहा है तो उसकी वीडियोस काफ़ी आ रही हैं। कि एक मैंने बहुत ही फनी वीडियो देखी, तो उसके अंदर था कि आपको 1 मिनट के अंदर व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है तो आप क्या कदम उठाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सबको ही व्हाट्सएप कर दूंगा ताकि सभी फंस जाएं। सो यहाँ पे भी यही है कि रियल लाइफ जो सिचुएशंस हैं, जैसे आपको आरएएस इंटरव्यू में ऑफर की जाती हैं, तो ऐसे ही बच्चों को भी रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफर किए जाएं, तो उससे बच्चा जो होगा वो सोचेगा, क्रिएटिव बनेगा, दिमाग लगाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देन माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं? माइंड मैप्स आर बेसिकली द डायग्राम्स, है ना। आप कोई भी चीज़ है जो आपको समझानी है तो वो आप थोड़ा सा फ्लो डायग्राम्स वगैरह से समझा देते हो, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है और डायग्राम हमें ज़्यादा याद रहती है, तो मेमोरी भी अच्छी हो जाती है बच्चों की। इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, हालांकि बहुत ही कम है, टीचर्स भी बहुत कम यूज़ करते हैं और बच्चे तो खैर कहाँ ही यूज़ करेंगे, बट हाँ, जिसके पास टाइम होता है वो यूज़ भी करता है। देन एक टेक्निक है गैमिफिकेशन। गैमिफिकेशन मीन्स बच्चों को गेम्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू सिखाया जाए। जैसे छोटे बच्चों को देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैम ने 3 डॉट्स पे, जैसे मान लीजिए एक पेज है और उस पर 3 डॉट्स लगाए और उसके ऊपर हाथ रखा, तो बच्चा जो है वो 3 ढूंढेगा कहाँ है और फिर वो 3 के ऊपर टच करेगा। तो गेम्स और क्विज एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जा सकता है। देन फ्री ऑनलाइन टर्निंग टूल्स तो हैं ही, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, गूगल क्लासरूम होता है, जूम होता है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स, एक है हाई टेक, एक है लो टेक, है ना। अब ये भी टीचर सेंटर्ड भी है और स्टूडेंट सेंटर्ड भी है। एलएमएस क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड एमओओसीज क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जैसे कि दीक्षा की आप देखेंगे, गवर्नमेंट की साइट्स पर आप देखेंगे कि आप पूरा जो कोर्स है वो कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं सीखने के लिए। अब आईसीटी को अफेक्ट क्या क्या करते हैं? एक तो टीचर की कमी की वजह से, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि कभी कभी टीचर्स ट्रेंड नहीं होते, उन्हें खुद नहीं पता होता कि कैसे टूल्स को यूज़ करना है ना। लो कॉन्फिडेंस होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिलीव मी, मोस्टली टीचर्स आर नॉट कंफर्टेबल इन ऑनलाइन टीचिंग, दे आर वेरी हैप्पी इन ऑफलाइन एंड दे आर अर्निंग एज वेल, और अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट दैट इज़ द फियर ऑफ एम्बेरसमेंट दैट ओके वी डोंट वांट टू टीच ऑनलाइन, मीन्स वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। क्लासरूम मैनेजमेंट इशूज़,
टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल समवन डजंट नो हाउ टू यूज़ द पेन, स्टाइलस और द कैमरा और द PDF और द PPTs, सो इससे भी फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए 45-50 के बाद हर कोई सोचता है कि भाई मतलब आप अगर मान लो 100 जने हैं ना, तो 100 में से कोई 20 ही सोचेंगे कि चलो लेट्स टीच ऑनलाइन, अदरवाइज सब बोलेंगे वी आर कंफर्टेबल। एक कंफर्ट को हम नहीं छोड़ना चाहते, टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लेक्स समझते हैं। स्कूल लेवल बैरियर्स की बात करें तो देखिए स्कूल के अंदर आज प्रॉपर लैपटॉप्स नहीं है, नेट नहीं है ना, या फिर टैबलेट नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पुअर एसेसिबिलिटी है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, या जो सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर हैं वो आउटडेटेड है, इंस्टीट्यूशन संस्था सपोर्ट नहीं करती, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कोई नहीं है। जैसे अभी 12th की जो चेकिंग है वो ऑनलाइन चेकिंग हुई थी एग्ज़ाम्स की, तो उसके अंदर भी आप देखिए जब टीचर्स को प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए क्या है 5 सेट्स दिए गए थे कि हर एक टीचर पहले 5 सेट्स प्रैक्टिस करेगा, तभी उसको आगे कॉपी चेकिंग के लिए मतलब मिलेगा, और 5 तो आपको पहले चेक करके दिखाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर भी ये था कि नो वन वांटेड टू हेल्प टीचर्स एंड देयर वाज नो वन एक्चुअली टू ट्रेन द टीचर्स। टीचर्स ने खुद थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा, कुछ सीखा, कुछ एक दूसरे से देखा, बट देयर इज़ नो वन, बिलीव मी दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई आया है जिसने हमें सिखाया हो। हम लोगों ने खुद ने ही आपस में सीखा, खुद ही एक दूसरे को सिखाया, मतलब गलतियाँ कर करके सीखे। नाउ स्ट्रेंथ्स क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ्स ये हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने ही लेवल पर सीख सकते हैं, अपने पेस पर सीख सकते हैं। जैसे कोई वीडियो डबल स्पीड पर देख सकता है, कोई कम पर देख सकता है, कोई लिख कर देख रहा है तो थोड़ा सा और स्लो कर सकता है। सो यू कैन लर्न एट योर ओन लेवल। इंटरैक्टिव है, डिजिटल लर्निंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑफलाइन जो कोर्सेज होते हैं वो महंगे होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज सस्ते होते हैं, बिकॉज ऑनलाइन आपकी रीच जो है वो ज़्यादा है। एसेसिबिलिटी है, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, आप चाहे कार में बैठे हैं, या आप चाहे रूम में हैं, या आप चाहे किचन में खाना बना रहे हैं, या चाहे आप वॉक कर रहे हैं, यू कैन लर्न एनीवेयर। डाइवर्स एप्लीकेशंस, यू कैन यूज़ दैम एनीवेयर। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए सीखें, हो सकता है आप नॉलेज के लिए भी सीख सकते हैं, इसको पढ़ाने के लिए भी सीख सकते हैं। हाई स्पीड डिलीवरी है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि बोल दिया गया है कि मैडम आ रही है, नहीं, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आपको अभी इस पार्ट में मैम ने नहीं पढ़ाया, आप आगे स्किप करके देख लो। यूनिफॉर्म क्वालिटी है, सबको सेम कंटेंट जा रहा है, ऐसा नहीं है किसी को 1080 पे मिल रहा है, किसी को 360 पे मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही कंटेंट मिल रहा है। वीकनेसेस, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई रहती है, बिकॉज यू हैव टू परचेज माइक होता है, कैमरा होता है, टैबलेट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि खरीदनी पड़ती हैं अगर आप एग्जैक्ट प्रोफेशनल वे से पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल जब हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाएंगे वी हैव टू मेक अ प्रॉपर सेटअप। एसेस इनइक्वालिटी, डिजिटल डिवाइड है, कोई खरीद पाता है फ़ोन इंटरनेट, कोई नहीं खरीद पाता। लिमिटेड असेसमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेजरमेंट जो है वो टफ है। देखो ये भी बात ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बच्चे को हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा मेरे सामने बैठा है, मुझे पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसी पर फोकस करूंगी। ऑनलाइन किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है जब तक कोई बच्चा बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। Then teacher shortage. Again, I'm telling you that trained teachers are very less and even teachers are not interested. Health issues, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार बार मेरा मन करता है ऐसे बैठने का, है ना, तो लेकिन बैठना ऐसे पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल है। सो आई स्ट्रेन, कई लोगों को आइज़ की भी प्रॉब्लम होती हैं। ओवर डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी पे, अगर नेट बंद हो गया तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी। चलिए, तो यहाँ तक थोड़ा बहुत हमने कर लिया था। अब हम करेंगे, ये कर लिया फ्लिप्ड क्लासरूम, बुक्स के अकॉर्डिंग ही हमने अपने नोट्स वगैरह बनाए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कर लिया। तो अगर आप बुक है, जैसे लकी आहूजा की बुक जो है वो हमने स्टार्ट की थी, तो अगर आप यहाँ बुक भी आप देखेंगे तो उसके अंदर से मैंने सभी जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो ले लिए हैं, डोंट वरी। चलिए, अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल आईसीटी एंड मॉडर्न आईसीटी। ये डायग्राम के बेसिस पे मुझे बताना था, है ना, तो मैंने ये इसका एक टेबल बनाया है। आईसीटी का मीनिंग हमने कर लिया है, ठीक है, ट्रेडिशनल आईसीटी एंड मॉडर्न आईसीटी का ये एक्चुअली वापस से क्या है, कॉपी पेस्ट हो गया है। पहले चैलेंजेस आ गए, बुक में पहले चैलेंजेस नहीं हैं, बुक चैलेंजेस जो हैं वो शायद बाद में है ना, कोई नहीं, बाद में है तो हम इसको भी बाद में कर लेंगे, थोड़े लाइन वाइज ही चलते हैं। हाँ, ये डिफरेंस है ना, ट्रेडिशनल आईसीटी एंड मॉडर्न आईसीटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ट्रेडिशनल आईसीटी एंड मॉडर्न आईसीटी में डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल आईसीटी जैसे पहले जो मीन्स यूज होता था, है ना,
हाँ, तो ट्रेडिशनल आईसीटी में क्या होता था, जैसे आपके पास एक कंप्यूटर होता था या प्रोजेक्टर है, जैसे ये बोर्ड है तो इसके ऊपर प्रोजेक्टर है और प्रोजेक्टर के थ्रू जैसे मूवी चलती है तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी, है ना। तो प्रोजेक्टर्स होते थे, सीडी होती थी, टीवी होता था, तो ये ट्रेडिशनल है। अभी क्या है, अभी फॉर एग्जांपल टैबलेट से हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्मार्टफोन है ना, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंट रियलिटी है, लैपटॉप्स हैं। पहले सॉफ्टवेयर कौन कौन से चलते थे, एमएस ऑफिस, ईमेल, सीडी बेस्ड लर्निंग। अभी क्या चल रहे हैं, एआई से का यूज़ हम भी बहुत करते हैं, जैसे जो थंबनेल्स होते हैं उसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है। गूगल क्लासरूम है, खान अकेडमी भी डाला है, हाँ बुक में भी लिखा हुआ है खान अकेडमी। चलिए, सॉफ्टवेयर हो गया। इंटरनेट, इंटरनेट पहले स्लो होता था, लिमिटेड होता था, ऑफलाइन होता था, अभी तो 5G है, ब्रॉडबैंड है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है। पहले टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती थी, अब स्टूडेंट सेंटर्ड है, इंटरेक्टिव है। पहले ईमेल के थ्रू, बेसिक फॉरम्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता था, नाउ देयर इज जूम, देयर टीम्स, देयर इज गूगल मीट। पहले पेपर बेस्ड टेस्ट होते थे, अब आप ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हो। पहले पैसिव लर्निंग थी, आपको रटना है, अभी क्या है, अभी आप सीख रहे हो, है ना, यू आर लर्निंग। पहले हार्ड डिस्क यूएसबी का यूज होता था, नाउ यू कैन लर्न एनीवेयर बाय यूजिंग योर मोबाइल डिवाइसेस। पहले एसेसिबिलिटी लिमिटेड थी और अब एसेसिबिलिटी अनलिमिटेड है। सो दिस वाज द डिफरेंस। नाउ इसके बाद आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको नजर आएंगे ये चैलेंजेस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, कि आईसीटी के एजुकेशन में चैलेंजेस क्या क्या हैं। देखिए, चैलेंजेस ये हैं, डिजिटल डिवाइड ही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर किसी के पास डिवाइसेस एंड इंटरनेट नहीं है। दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, डाटा प्राइवेसी का इशू रहता है कि हमारा डाटा कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी जैसे जिनको एजुकेशन मैनेजमेंट के नोट्स दिए तो उनको फ़ोन नंबर, ये नहीं, फ़ोन नंबर कुछ बच्चों ने इवन शेयर भी किया कमेंट्स में, तो यूट्यूब उसको अपने आप ही हटा देता था। फ़ोन नंबर्स मतलब लिखना ही अलाउड नहीं है कमेंट्स के अंदर, तो फिर हमने इंस्टाग्राम पे डीएम करवाया या ईमेल पर मैसेजेस आए, तो दैट इज़ द कि भाई आप अपना फ़ोन नंबर मत शेयर करो। सो डाटा प्राइवेसी का इशू रहता है। देन टीचर ट्रेनिंग गैप, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ आईसीटी स्किल्स, सम teachers and some aspirants, they do not have the information and communication technology skills, जिसकी वजह से वो पढ़ा नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, ठीक है। की डिफरेंसेस हमने कर लिया है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है कि आप एक तो अफोर्डेबल डिवाइसेस प्रोवाइड करिए, साइबर सिक्योरिटीज पॉलिसीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई कुछ भी लिखकर चला जाए एंड हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, रूल्स हैं बट उनको फॉलो करवाएं, वो मैटर करता है। ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच होना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया लेकिन इसके साथ साथ आप ऑफलाइन अपने नोट्स वगैरह बनाएं, रिविजन करें। देन नेशनल पॉलिसी भी आई है आईसीटी के ऊपर, हमने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पूरा चैनल पर पढ़ाया है, आप वो भी देख सकते हैं। नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 में नेशनल प्रोग्रेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया था। फिर 1986 में दोबारा आई थी जिसमें ये कहा गया था कि सबको एजुकेशन मिले एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें क्लास क्या था, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर भी आए। फिर आईसीटी 2004 में आया, फिर उसको रिवाइज भी किया गया 2010 में। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया कंप्यूटर्स के लिए, इंटरनेट के लिए, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2005 में जिसमें आईसीटी का रोल बताया गया। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में जो अभी हमने देखा, और उसके अंदर हमने NETF भी पढ़ा था कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल लैब्स क्रिएट की गई, डिजिटल इंक्लूजन पर ध्यान दिया गया। नाउ कम्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो बुक के अंदर आप स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, देन यू विल सी नेशनल पॉलिसीज ऑन आईसीटी एजुकेशन, ये भी आपको कंप्लीट करा दिया है। एक इसके अंदर ये और ध्यान रखिएगा कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो भी बना है एजुकेशन का, जिसको कैब कहा गया है, कब 2005 के अंदर, ठीक है। बाकी बहुत है, इतना बहुत है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बुक के अंदर आपको बहुत सारी डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, बट अगेन एवरी डेफिनेशन आई थिंक कुछ 15 डेफिनेशंस, 12 या 15 डेफिनेशंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है एंड इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना यानी कि साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करना ताकि टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव हो सके, है ना। 2 मीनिंग है, एक तो साइकोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी को अप्लाई करना टीचिंग में, और दूसरा मशीन्स, मीडिया डिवाइसेस, इनको यूज़ करना। 5M की बात होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर। 5M क्या है? 5M है कि मशीन्स हैं, मटीरियल है, मीडिया है, मैन है, मेथड्स है। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग
मीन्स अ प्लेटफॉर्म टू टीच यू। तो हमारे पास जैसे कि स्मार्टफोन है या टैबलेट है या लैपटॉप है तो मशीन्स हो गया। मटेरियल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, अभी पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ। मीडिया जो है फॉर एग्जांपल हमारा यूट्यूब हो गया, मैं हो गई, मेथड्स हमारा ऑनलाइन टीचिंग हो गया। तो इस तरीके से 5 M's को बांटा गया है। इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आ सकती है। सो 5 M's के बाद डेफिनेशन क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको बुक में भी देखने को मिलेंगी। उसके कीवर्ड्स जो हैं वो हमने लिए हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो पीडीएफ्स हैं वो आपको काफ़ी कलरफुल नज़र आएंगे। होपफुली आई एम एबल टू क्रिएट अ गुड कॉन्टेंट इन इंग्लिश। एंड ये सब देखिए आपके सपोर्ट की वजह से, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हो तो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं। अदरवाइज अब भी अगर पैसिव हो जाओगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि किसी को चाहिए तो है, नहीं तो फिर क्या ही बनाना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें कि आपको किसके अंदर नोट्स वगैरह चाहिए, सो दैट वी कैन हेल्प। क्योंकि उससे क्या होता है, ये होता है कि हाँ किसी को नीड है तो हम बनाते हैं। तो देखिए बुक के अंदर जब आप डेफिनेशंस देखोगे तो डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई है। तो उसके कीवर्ड्स हमने ले लिए हैं क्योंकि एमसीक्यूज का बेस्ड पर पेपर होगा। तो देखिए साकामोटो ही शायद इसको बोलेंगे या साकामाटो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। तो इनका मेन एम ये है कि कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, एजुकेशनल इफेक्ट को आप मैक्सिमाइज करें लेकिन एक कंट्रोल के साथ। लिथ क्या कहते हैं कि साइंटिफिक एप्लीकेशन है टीचिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। कुलकर्णी क्या कहते हैं, यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में। हेडन क्या कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस के डिज़ाइन एंड कंट्रोल पर ध्यान देना है। अनविन क्या कहते हैं कि मॉडर्न स्किल्स एंड मीडिया। देखिए हर जगह एजुकेशन एंड लर्निंग टीचिंग तो है ही, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि देखो साकामोटो ने सिस्टमैटिक कंट्रोल का बात बोल दी, तो एस से साकामोटो, एस से सिस्टमैटिक कंट्रोल। लेथ ने साइंटिफिक एप्लीकेशन की बात बोल दी, तो फिर ले साइंस, ठीक है, कुछ ऐसे कर लेना। कुलकर्णी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात बोली है। हेडन ने डिजाइन एंड कंट्रोल की बात बोली है। अनविन ने मॉडर्न स्किल्स एंड मीडिया की बात बोली है। रिचमॉन्ड ने बेस्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की बात कही है। लेडम ने सिस्टमैटिक यूज के बारे में कहा है। डेविस ने ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की बात की है। राउंडट्री ने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात की है। गैसेस ने कोऑर्डिनेशन की बात की है। एंड शिव के मित्र ने साइंस ऑफ टेक्निक्स के बारे में बात की है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन के, जिसके थ्रू ही देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशंस आप याद नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कोई हम 4th या 5th क्लास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको डेफिनेशंस एज इट इज़ लिखनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसके डेफिनेशन में कौन से वर्ड पर फोकस था। सो आई होप ये इस जो स्लाइड है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि आईसीटी इसलिए है ताकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसलिए है ताकि लर्निंग जो हो वो इंटरेक्टिव हो, सबको मिल सके, पर्सनलाइज्ड हो, आप अपने लेवल पर सीख सकें। बट कुछ चैलेंजेस ऑब्वियसली हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का चैलेंज है, डिजिटल डिवाइस का चैलेंज है, जिसे हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद जो आप बुक के अंदर टॉपिक देखेंगे तो वो है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो पीडीएफ मैं ओपन कर लेती हूँ पहले। सो नाउ दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। कि इंडिया नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं है, तो वर्ल्ड लेवल पर है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है। तो देखिए अगर आप अर्ली बिगिनिंग्स के बारे में बात करेंगे तो प्रिमिटिव इरा की अगर हम बात करें तो जो ट्राइबल प्रीस्ट्स थे उन्होंने पिक्चर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया। फिर अगर हम 450 टू 350 BC की बात करें तो जो सोफिस्ट थे उन्होंने मास एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया कि ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जाए। कैसे आप ज़्यादा लोगों को पढ़ाएंगे, लेक्चर्स प्रिपेयर करके या फिर आप पब्लिक डिस्कशंस करके। तो ये यहाँ पे 450 टू 350 BC की बात चल रही है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 1700 CE के अंदर साइंटिफिक आउटलुक्स का डेवलप हुआ, कुछ एजुकेशनल थ्योरीज आई, कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजीज आई। तो जहाँ पे जॉन लॉक 1632 टू 1704 की बात है, उन्होंने ग्रेडेड इंस्ट्रक्शनल प्लान पर फोकस किया कि नॉलेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होगी, एकदम से नहीं होगी, आपको हर एक लेवल पर वर्क करना होगा। फिर जॉन पेस्टलॉजी आए और इन्होंने जो मेथड्स बनाए वो रूस से इंस्पायर होकर बनाए और इन्होंने कहा कि हमें
अंसचांग है ना, डेवलपमेंट ऑफ अंसचांग ही शायद इसको बोलेंगे, या मे बी शायद कुछ और हिंदी में प्रोनाउंस करते होंगे, कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर इंसाइट डेवलप करना है। मतलब पहले आप जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर वो वही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे मेरा छोटा बेटा है तो हम जो करते हैं ना वो वही चीज़ रिपीट करता है। अगर हम जैसे मान लीजिए अगर मैं दीवार पे कलर करने लगूंगी तो वो आएगा और कलर ही करने लगेगा। तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो सिमिलरली डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये पेस्टालॉजी ने कहा। देन फ्रॉबेल ने तो देखिए किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ही है, और इन्होंने यही कहा है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके एंड खेल खेल में सीखें। तो ये आपका हो गया 1700 टू 1700 सीई। एग्जैक्ट आपको बुक्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने पैटर्न सेम ही रखा है, तो आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं मॉडर्न इरा ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की अब विलियम जेम्स क्या कहते हैं। तो 1 सेकेंड, हाँ देखो विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज करना है, कि जब भी आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप साइंटिफिक अप्रोचेस का यूज करिए। डिवी क्या कहते हैं, जैसे देखिए फ्रॉबेल किंडरगार्टन पर फोकस करते हैं, तो जो डिवी हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लैब्स होनी चाहिए वेयर वन कैन लर्न बाय डूइंग। मतलब कोई कुछ सीखना चाहता है तो लेट हिम डू समथिंग और हर डू समथिंग एंड देन दे विल लर्न। एडवर्ड थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर, कि आप गलतियां करें और सीखें। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड पर फोकस किया है। एंड मारिया मॉन्टेसोरी ये कहती हैं कि लेट देम फ्री, लेट देम बी इंडिविजुअल, लेट देम लर्न बाय देमसेल्फ, लेट देयर सेंसेस वर्क। तो ये मारिया मॉन्टेसोरी के शब्द हैं। फिर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के अंदर और एडवांसमेंट्स आई, और कर्ट लिविन ने क्या कहा कि टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चीज़ को समझाने में, है ना। तो कर दी बात टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीएफ स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। बेंजामिन ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट गैगनी ने 9 इवेंट्स बताए हैं इंस्ट्रक्शन के, कि आप 9 तरीके से 9 इवेंट्स जो हैं वो भी हमने किए हैं। मीडिया इंटीग्रेशन, आज के टाइम पे ऑडियो विजुअल डिजिटल मीडिया को एजुकेशन में आप एंगेज कर सकते हैं, अब रेडियो की ज़रूरत नहीं है, नाउ यू कैन शिफ्ट ऑन कंप्यूटर। देन दीज आर सम, ये थोड़ा सा हमने, ये आपको टेबल बुक में नहीं मिलेगा बट ये हमने क्विक रिवीजन के लिए बनाया है। तो प्रिमिटिव एरिया में पिक्चर्स पर ध्यान दिया गया है। एंड 450 टू 350 BC में सोफिस्ट्स ने कहा है कि आप लेक्चर्स के थ्रू ज़्यादा लोगों को समझाएं। 1700 सी में लॉक, पेस्टालॉजी, फ्रॉबेल, इन्होंने साइंटिफिक एंड चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स पर बात की है। मॉडर्न इरा के हैं डिवी, थॉर्नडाइक, मॉन्टेसोरी, जो कि सेंसरी एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर फोकस करते हैं। फिर स्किनर, ब्लूम और गैगनी, जो कि डिज़ाइन मॉडल्स एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पर वर्क करते हैं। आई होप आपको ये जो PDFs बनाए हैं हमने, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इनको बनाने में और इवन हेल्प ले भी रही हूँ, तो बुक से बेस्ट बनाने की कोशिश की है ना, थोड़ा अब कलरफुल भी बनाने की हमने कोशिश की है, क्योंकि देखिए हम भी सीख ही रहे हैं कि AI को कैसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं सो इट टेक्स टू मच टाइम। तो टाइपिंग की जगह हम भी AI को यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी हम AI को कुछ सजेस्ट करते हैं, वो कुछ बनाकर दे देता है हमें, बट आई थिंक दीज PDFs आर वेरी गुड। चलिए इसके बाद आप देखेंगे तो टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उसके लिए भी हम PDF ओपन कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब कैसे कैसे कब कब क्या क्या यूज हुआ है। ठीक है, देखो 14th सेंचुरी ओरल एज, जहाँ पे मोस्टली रिटन कम होता था, आप ओरली ही नॉलेज को वो देते थे। देन मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखना शुरू हुई, हाथों से लिखना शुरू किया गया, पहले पत्थरों पे फिर पत्तों पर। जो टीचर्स थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिकॉग्नाइज करना शुरू किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एंड मोटिवेशन को, लेकिन जो फोकस था वो हैंड रिटन टेक्स्ट पर ही था, टेक्नोलॉजी पे खास इतना नहीं था। तो अब आपको यहाँ से क्या लेना है कि एजुकेशन में टीचर्स का वॉइस था, टीचर्स का मेन से था, एंड टेक्नोलॉजी जीरो है, नॉलेज लिव्ड एंड डाइड इन मेमोरी, है ना, याददाश्त ही बन के रह गई है। फिर 15th एंड 16th सेंचुरी के अंदर प्रिंट रिवॉल्यूशन आया, जब चीज़ें प्रिंट होने लग गई एंड प्रिंटिंग प्रेस आई, और जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे एजुकेशन मास पब्लिकेशन तक पहुंची, ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंची।
बुक्स का फोकस ज़्यादा रिलीजियस टॉपिक्स पर था और ग्रामर पर था, मीन्स साइंस के बारे में बात करना ये सब बहुत कम था। लेकिन यस, अब शेयरेबल होने लगी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगी। फिर 16th सेंचुरी में पीटर रेमस ने टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस की, कि बुक्स इंट्रोड्यूस करते हैं हायर एजुकेशन के लिए, ताकि यूरोप के अंदर जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिल सके एंड ऐसे ना हो डाइड हो गया कि कुछ ओरली है कुछ पता ही नहीं है। जैसे आज मैंने आपको पढ़ा दिया लेकिन अब बाद में आपको रिवाइज तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे पहले तो प्रेस आई जिसकी वजह से नॉलेज जो है वो सिर्फ सुनने से लेके आप देख भी सकते हो उस तक शिफ्ट हुई। फिर 17th सेंचुरी में चाइल्ड सेंटर्ड रिफॉर्म्स आए। यहाँ पे जो जॉन कॉमिनियस जो थे उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस किया खास करके बच्चों के लिए, और एक बुक पब्लिश की, क्या नाम है, ऑर्बिस पिक्टस। ये वर्ल्ड की पहली पिक्चर बुक थी, है ना। जब अभी तो आप देखो छोटे बच्चों की कितनी कलरफुल बुक्स हैं, ए से एप्पल नहीं, ए से आप कितनी सारी चीज़ें देखोगे। फिर रूस, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी, ये सब आए। इन्होंने बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि जो पढ़ाई है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। फिर जॉन डीवी ने तो लर्निंग बाय डूइंग पर ही फोकस किया है, दैट लेट स्टूडेंट्स ट्राई समथिंग इन द एक्सपेरिमेंटल लैब्स। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर पर फोकस किया। तो यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो इससे शिफ्ट हो गई कि टीचर सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं, स्टूडेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अब चाइल्ड जो है वो सीखेगा बाय डूइंग। तो एक्सपीरियंस बिकम्स द करिकुलम। देन 20th सेंचुरी की बात करें तो टेक्नोलॉजी जो है अब वो क्लासरूम में पहुंच गई है। अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो, और इससे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और अच्छी हुई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे जो बिनेट थे उन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स बनाए, है ना। बिनेट के टेस्ट बहुत फेमस है जिससे ये पता चल सके कि कितना आपने सीखा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बिहेवियरल साइंस आ गई जहाँ पे एजुकेशन वाइड स्प्रेड हो गई और बहुत सारे सोल्जर्स को सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के थ्रू समझाया गया। सो नाउ ये थोड़ा सा टाइमलाइन भी है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बुक के अंदर भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलेगा। हमने कोशिश किया है थोड़ा उसको और कलरफुल बनाएं एंड प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करिएगा। तो 1925 में प्रेसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस पर और मॉडर्न एजुकेशनल मेथड्स पर फोकस किया। 1938-40 के अंदर विजुअल एड्स स्टार्ट हो गए, ऑडियो विजुअल। 1950 में ब्रूनो एंड ग्लेसर ने कुछ इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज बनाई। 1953 में गॉर्डन पास्क ने साइबरनेटिक प्रिंसिपल्स बनाए जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन लर्निंग शुरू हुई। फिर 1954 में एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस आया, हमने किया हुआ है ये ऑलरेडी। 1970 में सोशल साइकोलॉजी एंड ये सब कम्युनिकेशन आ गया। तो अब एजुकेशन के अंदर साइंस आ गई है, मीडिया आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, वॉर्स एक्सेलरेटेड, वॉर्स की वजह से इनोवेशंस होने लग गई हैं। टेक्नोलॉजी अब टीचिंग से दूर नहीं रही है, टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग साथ साथ चल रही है। सो ये अगर अब हम थोड़ा सा क्विकली बात करें तो 14th सेंचुरी में सिर्फ ओरल इंस्ट्रक्शंस थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। 15 to 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस आई। 17th सेंचुरी में चाइल्ड सेंटर लर्निंग आई जहाँ पे डीवी, थॉर्नडाइक इन सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे। और 20th सेंचुरी में एडगर डेल्स का कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, ऑडियो विजुअल एड्स आए। ठीक है, एडगर डेल का एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, तो ये अब हमारा टॉपिक हो गया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कंप्यूटर्स वाला एक टॉपिक जो है वो शायद रह गया है, नहीं बाद में शायद उसको हमने इंक्लूड किया है। एक जो पेज है वो रह जाएगा, वो नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। अब जो बहुत सारा ET1, ET2, ET3 है वो हम आपको डिफरेंस के फॉर्म में समझाने जाएंगे, वो इनफ रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं वो वाला PDF भी ओपन कर लेती हूँ। So now this is the difference between educational technology comparative overview, ET1, ET2 and ET3. Now ET first is basically related to hardware approach. Just a minute. So ET1 is related to hardware approach, ET1, ET2 and ET3. अब आप ET1 में देखेंगे, ET1 में आप देखोगे तो फिजिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, मीन्स आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है एंड दैट इज इनफ।
लेकिन ET2 सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, कुछ टीचिंग मेथड्स हैं। एंड ET3 तो आज के टाइम में जो भी आप देख रहे हो सब कोऑर्डिनेटेड है, सब ऑप्टिमाइज्ड है ना, प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम है। देखो ऑनलाइन का पूरा एक सिस्टम होता है। ET1 में ये था कि टीचिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव हो, टेक्नोलॉजी वहां पर भी थी। सॉफ्टवेयर अप्रोच में साइकोलॉजी पर फोकस किया गया। एंड अभी तो पूरा एजुकेशनल प्रोसेस जो है वही पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है। थोड़ा बड़ा मैंने आपको ये कर दिया है पेज ताकि थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। ET1 में हार्डवेयर का ज़्यादा यूज़ था। ET1 में जैसे कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, टूल्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए। हार्डवेयर बिना कंटेंट के काम नहीं कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे ET2 में इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग लर्निंग अब साइकोलॉजी पर बेस्ड है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स यूज़ किए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज यूज़ किए जा रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रॉपर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जबकि आप ET3 की बात करेंगे तो पूरा इसको सिस्टम अप्रोच कहते हैं। पहले हार्डवेयर अप्रोच है, फिर सिस्टम अप्रोच है, फिर सॉफ्टवेयर अप्रोच है, एंड ET3 इज सिस्टम अप्रोच। यहाँ पे सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इम्प्रूव्ड है, सिस्टम एनालिसिस है, सिंथेसिस है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, करिकुलम, रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ठीक है, बट येस काफ़ी लोगों को इसको समझने में ज़रूर प्रॉब्लम आती है। सो ये हमारा कंपैरिजन हो गया है। अब कंपैरिजन के बाद आप देखेंगे बुक में बहुत ज़्यादा है, वो इनफ नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा है। नाउ वी विल सी ICT एंड डिजिटल लर्निंग। यस, नाउ देयर इज अ टॉपिक डिजिटल एजुकेशन रिलेटेड इनिशिएटिव्स के, मतलब डिजिटल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसके अंदर जैसे स्वयं प्रभा है, निष्ठा है, दीक्षा है, पाठशाला है, PG पाठशाला है, स्वयं है, तो इन सबको हम देखेंगे। और फिर आपका बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, देन एक पेज रह गया है, वो पेज मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि अब जो 2 चैप्टर्स बचे हैं वो काफ़ी छोटे हैं एंड बिल्कुल भी उसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। तो इसको अब आप थोड़ा सा दिमाग से निकाल दें। अभी हम जो अपने चैनल पर कराएंगे वो आपको इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कराने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आप देखिए, बहुत अच्छा समझाया है उसके अंदर भी, तो वो आप देखिएगा ज़रूर, अदरवाइज मैं शेयर भी कर दूंगी उसको। देखिए सबसे पहले FOSSEE, FOSSEE, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ये क्या है, एक नेशनल मिशन जो है एजुकेशन का थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी के अंदर ये आता है। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज़ जो है बुक के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, तो ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी बुक नहीं हो रही है, बुक के जैसा ही है। सो अ प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, एकेडमिक आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी मीन्स जैसे प्रोजेक्ट है, पाइथन आपको सीखना है, कुछ भी आपको सीखना है, आप इजीली सीख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी हैं, तो जैसे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस हैं, और भी आपको यहाँ से बेसिकली मीन्स एकेडमिक और रिसर्च के लिए है ये बेसिकली। देन एक है स्पोकन ट्यूटोरियल। स्पोकन ट्यूटोरियल का मतलब कि वहाँ पे कोई फिजिकल इंस्ट्रक्टर नहीं है, जैसे अभी तो मैं आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑडियो विजुअल आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, कुछ अराउंड 22 लैंग्वेजेस में, और आप सीख सकते हैं, जैसे C++ लैंग्वेजेस, ये सब आप सीख सकते हैं। देन है PM विद्या, ये मई 2020 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया था, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर आता है, जहाँ पे सभी डिजिटल, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑन एयर जितनी भी एजुकेशनल एफर्ट्स हैं उनको मिला दिया गया। 25 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स पर फोकस किया गया है, एंड उन बच्चों को भी जिनको स्पेशल नीड्स हैं। जैसे इसमें दीक्षा है, दीक्षा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसके ऊपर से हम टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, 11th 12th के स्टूडेंट्स का भी लेते हैं। ईयरमार्क TV चैनल्स हैं, क्लास वाइज आपको वीडियोस देखने को, कंटेंट देखने को मिलेगा। रेडियो कम्युनिटी शिक्षावाणी है। डेसी क्या है, इट इज डिजिटल असेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन दीक्षा इज सेम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन शेयरिंग, गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सितंबर 2017 में। वन डिजिटल वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट पर ये काम कर रहा है।
ई कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, मीन्स आपको कंटेंट मिल जाएगा 32 इंडियन लैंग्वेजेस में। कंटेंट एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस इन्होंने पब्लिश किया है 22+ स्टेट्स एंड यूटीज़ के अंदर। वेबसाइट पर अवेलेबल है, ऐप के थ्रू अवेलेबल है। क्लास 1 से लेके 12 तक जो डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर वर्कशीट्स हैं, क्विजेज हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, डिफरेंट एबल्ड बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स हैं, डीटीएच चैनल्स हैं। इसके अंदर निष्ठा भी है। निष्ठा क्या है? यहाँ पे टीचर्स के लिए है बेसिकली, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। देन टीवी चैनल्स हैं अलग अलग क्लासेस के लिए। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। स्वयं प्रभा जिसके अंदर 34 चैनल्स हैं और 22 डीटीएच चैनल्स हैं एंड 12 जिसके अंदर से एक्सक्लूसिवली फॉर स्कूल एजुकेशन है। 24/7 यहाँ पे कंटेंट जो है वो रिपीट होता है। देन रेडियो कम्युनिटी एंड शिक्षा वाणी, ये पहले एजुकेशन मैनेजमेंट में था लेकिन अब इसके अंदर डाल दिया गया है। अराउंड 289 रेडियो स्टेशंस हैं एंड रेडियो प्रोग्राम्स इसके अंदर चलते हैं। 226 रेडियो स्टेशंस हैं। ये थोड़ा रटने वाला है। एक शिक्षा वाणी ऐप है सीबीएसई के द्वारा जहाँ पे आपको न्यूज़, इवेंट्स, डेवलपमेंट्स इन सब के बारे में नॉलेज मिलती है। व्हाट इज़ डेसी? डेसी इज़ डिजिटल असेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ टेक्स्ट वाली बुक्स भी मिलेंगी, ब्रेली वाली भी मिलेंगी एंड डिजिटल टॉकिंग बुक्स भी मिलेंगी। मीन्स जैसे अब ये है तो आपको बोलकर रीड करेगा एआई। डिजिटल फोरम ऑफ इंडिया एक ऑनलाइन लाइब्रेरी प्रोड्यूसिंग बुक्स है। व्हाट इज स्वयं? स्वयं इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इनका फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है। 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। एआईसीटी ने इसको बनाया 2016 में था। 3 चीज़ों पर फोकस करता है। एसेस, इक्विटी, क्वालिटी। सबको मिले, बराबर तरीके से मिले एंड क्वालिटी भी अच्छी हो। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है बच्चों को कम कॉस्ट पर, ठीक है, और अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर। इसका ऑब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 9 से 12 तक कवर हैं इसके अंदर। फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो लेक्चर्स हैं, रीडिंग मटेरियल हैं, डिस्कशन फोरम्स हैं। तो ये जो भी गैप है उसको कवर करने की कोशिश करता है। ऑडियो, विजुअल, मल्टीमीडिया, पेडागोजी ये सब इसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। इनको देखो, अगर आपको बेस्ट देखना है ना, देन ओपन दीज वेबसाइट्स। आप इनको ओपन करो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ई पाठशाला भी एनसीईआरटी ने बनाया है। इसके अंदर आपको वीडियोस, ऑडियोज, फ्लिप बुक्स ये सब देखने को मिल जाती हैं, है ना। तो आप एक बार ई पाठशाला खोल के देखो, ई पीजी पाठशाला खोल के देखो। ई पीजी पाठशाला में भी ई कंटेंट है, वीडियो कंटेंट भी है इसका यूट्यूब पर। इसके अंदर एक है ई अध्ययन। अध्ययन क्या है? ई बुक्स हैं वीडियो कंटेंट के साथ। यूजीसी MOOC दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि यूजीसी के साथ, यूजीसी इज ए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ई पाठ्य क्या है? एक पैकेज है पूरा हायर एजुकेशन के लिए। तो ये 3 वर्टिकल्स हैं किसके अंदर? ई पीजी पाठशाला के अंदर। पीजी इज लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएट ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए है। एक है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो कि आईआईटी खड़गपुर ने बनाई है। तो लाइब्रेरी है तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए रिसोर्सेज मिल जाते हैं। देन ओलैब्स जो है वो 9 to 12 के लिए है, जिसके अंदर खासकर साइंस के सब्जेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और मैथ्स भी है 9th और 10th के बच्चों के लिए। लेकिन जो 9 to 12 है उनके लिए मोस्टली साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको डिजिटल टीचिंग मिलती है यहाँ पर, है ना, कंटेंट भी मिल जाता है, मैथमेटिकल टेक्निक्स भी मिल जाती हैं लर्निंग के लिए, ठीक है। सो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए ये बेसिकली है। देन वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट। वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट क्या है? अगेन जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो बच्चे हैं तो उनको वीडियो लेक्चर्स वगैरह है। 2010 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। 12 इंस्टीट्यूट्स ने इसको बनाया। साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन शोध गंगा क्या है? जैसे शोध मीन्स आप रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे, तो PhD थीसिस वगैरह के लिए ये है। बाकी स्टूडेंट्स, टीचर्स कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। देन ई शोध सिंधु इज़ अ रिवर। तो यहाँ पे क्या है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड असेस है। तो यहाँ पे जो अलग अलग पब्लिशर्स हैं वो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करते रहते हैं अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। देन है NDL दैट इज नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर। 2021-2022 के अंदर यहाँ पे जो है आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इसका अगर हम बेसिक बात करें ना तो एजुकेशनल आर्किटेक्चर है, तो सब कुछ इसके अंदर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब कुछ आ रहे हैं। एंड इसके अंदर 36 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं विद इन 12 कैटेगरीज। मेन जो है वो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना कि आप अपने आप से चीज़ों को सीखें। जैसे एजुकेशन इकोसिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी देखा जा सके,
ठीक है, एंड डियर, इसको थोड़ा सा और आप नेट पे देखेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सारांश सीबीएसई वालों ने बनाया है कि आप अपने आप का ही रिव्यू कर सकते हैं, सिर्फ क्लास 9 to 12 है। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप स्कूल लेवल पर भी डाटा के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए है ये कि आप बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें ताकि फिर करेक्ट एक्शन लिया जा सके। देन शगुनशाला गुणवत्ता। शगुनशाला गुणवत्ता क्या है कि यहाँ पर आपको बेस्ट एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, केस स्टडीज मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगी, समग्र शिक्षा पर ये बेस्ड है। यंत्र, यंत्र क्या होते हैं, जैसे रोबोटिक्स हो गए, तो आपको किस तरीके से यंग इंजीनियर्स को हेल्प करने के लिए है। देन NROER, दैट इज नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे भी आपको ई कंटेंट मिल जाता है, वीडियोस, इमेजेस मिल जाती हैं 1st से लेके 12th तक। ई कंटेंट आपको NCERT के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाता है। तो ये आपके सारे कंटेंट्स हो गए। हर एक के अंदर आप क्या करें, थोड़ा सा जो वो है क्या कहते हैं, जो मेन वर्ड्स है ना उनको आप हाईलाइट करके रखें कि हाँ ये इसका हाईलाइटेड वर्ड है, उसको आप ध्यान रखें। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो देखो याद करने काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन इसके जो मीनिंग है ना, मीनिंग के अंदर से आपको वर्ड्स जो है वो पकड़ने पड़ेंगे। एक ईयर इनके ध्यान रखिएगा। अब एक इसके बाद है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर तो जैसे कंप्यूटर क्या होता है ना, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आपने पढ़ी होंगी, बट उसको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। और एक पेज और है गया इसका, और कल 2 चैप्टर्स का और है, हम एक साथ वीडियो लेके आएंगे, कल तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच।